हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर कह लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन करने का मेथड ये होगा कि हम इसके अंदर 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पे एक टेस्ट की तरह प्रैक्टिस करेंगे और इस 20 प्रश्नों के माध्यम से ये जो आपका टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम जो भी आपका वनडे एग्ज़ाम है, ठीक है, उस वनडे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही कारगर ये वीडियो साबित होगा। और इस वीडियो को केवल एक बार फटाफट आप रिवाइज भी कर लेंगे तो आपका एक बार आप देख भी लेंगे दुगना स्पीड से, तब भी ये आपका रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा। तो चलिए लेट ना करते हुए हम ये 20 प्रश्नों को लगाएंगे। ठीक है, तो आप ये करिएगा कि वीडियो को पॉज करिएगा और सारे 20 प्रश्नों को आप ट्राई करिएगा कि आपका कितना 20 में से आपका कितना जो है सही हो रहा है। और लास्ट में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर 20 में मेरा इतना सही हुआ। ठीक है, तो मैं आप एक गेस कर सकता हूँ या फिर खुद भी आप अपने लिए गेस कर सकते हैं कि आपका तैयारी जो है इस टॉपिक से कितना है। ऐसे ही मैं टॉपिक वाइज आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा ताकि आपका रिवीजन में बहुत मदद हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी तैयारी को खुद को चेक कर पाओगे कि आपकी तैयारी इस टॉपिक पर कितना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपके लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। बहुत आसान है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपको इजी भी मिलेंगे, कुछ कंफ्यूजिंग भी मिलेंगे, तो यही चीज़ को तो हमको देखना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी, राखाल दास जी बनर्जी, NG मजूमदार या फिर अमलानंद घोष। किसने आखिर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? आई थिंक इसका आंसर आप सभी को पता हो गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में, ठीक है, सन 1921 में इसकी खोज की थी। ठीक है, खोज क्या कह लीजिए बल्कि उत्खनन करता हुए हैं ये। ठीक है, जो इन्होंने उत्खनन किया था। ठीक है, ये जो दयाराम साहनी है इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। उसके अंतर्गत जो आने वाले स्थल हैं जैसे कि हड़प्पा, ठीक है, की भी खोज इन्होंने ही किया था। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था शुरुआत में, बाद में इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा क्योंकि जितने भी स्थल लगभग थे ज़्यादातर स्थल आपको सिंधु नदी के आसपास देखने को मिलेगा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के साथ साथ माधव स्वरूप वत्स, इनका भी नाम याद रखिए, कई बार से एग्जाम में पूछता है। ठीक है, माधव स्वरूप वत्स, इन दोनों ने खोज किया था 1921 में ये, और ये दोनों ने 1921 में इन दोनों मिल के खोज किए थे। ठीक है, राखाल दास जी बनर्जी की मतलब किसका उत्खनन किए थे? तो यह मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, 1922 में। NG मजूमदार जो हैं इन्होंने चनहुदड़ो की खोज किया था, उत्खनन किया था। उत्खनन करना ज़्यादा अच्छा वर्ड मिलेगा, चनहुदड़ो 1931 में। और जो अमलानंद घोष हैं इन्होंने कालीबंगन का उत्खनन किया था। ठीक है, काली, ये अमलानंद घोष के साथ साथ दो लोग और भी थे, ये जो 1951 की बात है। ठीक है ना, 1951 की बात। इसके बाद इसी में दो लोग और थे, एक थे BV लाल, ठीक है, और जो दूसरे इनके साथ थे BK थापर। ठीक है, इन दोनों ने मिलके 1961 में इसका पुनः उत्खनन किया था। तो ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए दूसरा प्रश्न है सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? ठीक है, जैसे हमारा जितने भी इतिहास है, हिस्ट्री है, उसको 2-3 कैटेगरी में मोटा मोटी तौर पे रखा जाता है। जैसे एक होता है प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक या फिर ऐतिहासिक। 3 कैटेगरी में हम जनरली रखे थे, बाद में उसको और भी हम क्लासीफाई करते हैं, लेकिन मोटा मोटी कहा जाए तो आपसे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता जो है उसको किस युग में आप रखेंगे? आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक, प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक, ऐतिहासिक या फिर मध्य ऐतिहासिक युग, किस में रखना चाहेंगे? देखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए होगा, आद्य ऐतिहासिक। देखिए, प्राग ऐतिहासिक या प्री हिस्टोरिक क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो प्राग ऐतिहासिक है इसमें जो मनुष्य होता है, जिस काल में मनुष्य जो है घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि जिस भी काल का या जिस युग का मनुष्यों द्वारा जो भी घटनाएं होती हैं उसका कोई लिखित विवरण नहीं मिलता, उसको हम प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन आद्य ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता को क्यों रख रहे हैं? क्योंकि सिंधु सभ्यता में कई सारी लिखित विवरण मिलते हैं,
परंतु उसको पढ़ा जाना संभव अभी तक नहीं हो सका है, इसीलिए इसको हम आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत रखते हैं। और ऐतिहासिक के अंतर्गत तो हम जानते हैं जो सब कुछ हमको देखने को मिलता है, मतलब देखने को नहीं, सब चीज़ का जिसका लिखित वर्णन है और जिसको भी पढ़ा भी जा सकता है उसको हम ऐतिहासिक के अंतर्गत रखते हैं। प्राग ऐतिहासिक में जिसका कोई विवरण लिखित रूप से नहीं मिलता उसको हम प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। और आद्य ऐतिहासिक क्या होता है, जिसका लिखित विवरण मिलता है और जिसको पढ़ा जाना संभव नहीं है, जैसे सिंधु सभ्यता का। ठीक है, इसीलिए हम इसको आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत रखते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखिए जो आद्य ऐतिहासिक जो सिंधु सभ्यता है ना, इसको हम कांस्य युग के अंतर्गत भी रखते हैं। तो अगर कांस्य युग या फिर कह लीजिए ब्रॉन्ज एज भी अगर ऑप्शन में मिले दोनों में से जो, तो आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल कौन थी। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता जो थी वो त्रिभुजाकार थी। ठीक है, त्रिभुजाकार के साथ साथ वो तो अलग बात है, वो भी कई बार से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो क्षेत्र है वो कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। अब देखिए इसको मैं, ये दोनों प्रश्न जो है इसको हम एक साथ बनाते हैं। दूसरा प्रश्न, सिंधु सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ऐसे एक क्वाड्रेंट बना देता हूँ। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा आसानी होगा, क्लियर होगा। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये वाला हमारा जो उत्तर है ये हो जाएगा दक्षिण, ये हमारा हो गया पूर्व, और ये पार्ट जो हमारा इधर हो गया पश्चिम। ठीक है, अब हम इसी में अरेंज कर देते हैं, मतलब जो सिंधु सभ्यता के जो चार उत्तर में, सबसे दक्षिण में, सबसे पूर्वी में और सबसे पश्चिमी में कौन सा पूरा स्थल होगा, हम उसको यहाँ पे अरेंज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए देखिए, सबसे उत्तरी क्षेत्र में अगर जाएंगे, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्थान मिलेगा जिसका नाम है अखनूर के पास एक जगह है जिसका नाम है क्या, मांदा। ठीक है, ये सबसे उत्तरी स्थल है। ठीक है, ये कौन से नदी के तट पर है, तो ये चिनाब नदी के तट पर है। क्लियर इतना, चिनाब नदी के तट पर। दक्षिणी क्षेत्र में अगर जाएंगे तो महाराष्ट्र में एक जगह मिलेगा जिसको हम कहते हैं दाइमाबाद। ठीक है, दाइमाबाद, ये कहाँ मिलेगा आपको, महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा। और ये दाइमाबाद जो है ये आपको गोदावरी के तट पर मिलेगा। ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर मिलेगा। पूर्वी क्षेत्र में अगर चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक जगह मिलेगा आलमगीरपुर। ठीक है, क्या मिलेगा, आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के तट पर है। ठीक है, कौन सी नदी, हिंडन नदी के तट पर है, और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आपको देखने को मिलेगा। इधर आप पश्चिमी क्षेत्र में चाहते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमको सर्वाधिक पश्चिमी पूछा है, तो इस पश्चिमी क्षेत्र में बलूचिस्तान में एक स्थान मिलेगा, बलूचिस्तान में एक स्थान मिलेगा जिसको कहते हैं सुतको गेंडोर। सुतको गेंडोर, ठीक है, और ये सुतको गेंडोर जो है ये दास्क नदी के तट पर है। ठीक है, ये सबसे पश्चिमी है। तो अब यहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से आंसर लगा सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा तो है, तो ये दास्क नदी के तट पर सुतका गेंडोर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बाकी इन सब का भी आप लगा सकते हैं कि कौन सा क्या है, कौन पश्चिमी है, कौन पूर्वी है। तो यहाँ पे तो मैं सब अरेंज कर ही दिया चारों को, तो आप बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे टिक लगा पाएंगे। चौथा प्रश्न भी यहीं से बन जाएगा कि सिंधु सभ्यता का जो स्थल आलमगीरपुर है, देखिए आलमगीरपुर में कहाँ बताया हूँ, इधर बताया हूँ, यूपी के अंदर मेरठ के पास बताया हूँ। ये किस नदी के किनारे, तो आलमगीरपुर को मैंने बताया हिंडन नदी के तट पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। दास्क नदी, चिनाब नदी और गोदावरी, ये सब को मैंने यहीं से अरेंज किया। तो ये वाला जो आपका फ्लो चार्ट होगा इसके माध्यम से ये दोनों तरह के किसी भी तरह का अगर प्रश्न पूछेगा तो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चार प्रश्न हमने देख लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहले स्थल कौन सी है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट का भी है, ज़्यादा पुराना के है नहीं। लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या फिर रोपड़, कौन सा स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसको यूनेस्को में रखा गया और ये पहली स्थल है। ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। तो स्थल है ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा पहली ऐसी स्थल है जिसको यूनेस्को के हेरिटेज साइट में रखा गया है। कब, तो 2021 में रखा गया। ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए, ये जो धौलावीरा है ये कौन से राज्य में मिलेगा, तो भारत के जो गुजरात राज्य है, ठीक है, उसका कच्छ जो जिला है ना,
उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। अगर नदी पूछ दे तो याद रखिएगा धौलावीरा लूनी नदी के तट पर है। ठीक है, कौन सी नदी? लूनी नदी के तट पर स्थित है। इसका ये धौलावीरा जो है इसका उत्खनन करता अगर पूछ दे तो रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है, इन्होंने उत्खनन किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट। साथ ही साथ एक और याद नाम रखिएगा, जेपी जोशी। इन दोनों ने मिलकर इसका उत्खनन का कार्य किया था। ठीक है, चलिए 6वां प्रश्न, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? ठीक है, दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, एक भारत में सिंधु घाटी का सभ्यता और एक पूछ सकता है कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो भारत के अंदर जो सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है उसका नाम है राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आपको घग्गर नदी के तट पर मिलेगा। ठीक है, घग्गर नदी के तट पर हरियाणा का हिसार, ठीक है, हरियाणा का जो हिसार जिला है वहाँ पर आपको ये राखीगढ़ी देखने को मिलेगा। 1963 में, ठीक है, 1963 में इसका उत्खनन किया गया था, खोज किया गया था सूरज भान के द्वारा। ठीक है, सूरज भान के द्वारा। तो ये था भारत के अंदर सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है तो वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ मिलेगा? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में देखने को मिलेगा। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे कालीबंगन, लोथल, सुतकोटदा या फिर बी और सी दोनों? ये तो ऑप्शन से ही शायद आप पकड़ लिए होंगे कि कौन सा राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख बंदरगाह थे, कौन कौन से? लोथल और सुतकोटदा। ठीक है, देखिए ये लोथल और सुतकोटदा दोनों के दोनों आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ? गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो सुतकोटदा है ना, ये यहाँ से घोड़े का अवशेष मिला था। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर यहाँ से पूछे जाते हैं इस टॉपिक से तो यही सब पूछे जाते हैं। ठीक है, घोड़े का अवशेष मिला था कहाँ? सुतकोटदा से मिला था। ठीक है, और ये जो लोथल है ये कहाँ? गुजरात के अंदर भोगवा नदी के तट पर है। कौन सा नदी? भोगवा नदी के तट पर। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। 8वां प्रश्न है, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से, लोथल से या फिर चन्हुदड़ो से, कहाँ से मिला था? ठीक है, तो याद रखिएगा जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट जो है कालीबंगन से मिला है। ठीक है, कालीबंगन का देखिए अगर अर्थ समझेंगे तो काली चूड़िया होता है इसका अर्थ। ठीक है, कालीबंगन जो है आपको राजस्थान में मिलेगा। ठीक है, भारत के राजस्थान राज्य में मिलेगा। नदी अगर पूछ दूं कौन सी नदी, तो ये घग्गर नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला, ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये कालीबंगन आपको देखने को मिलेगा। ये जो मोहनजोदड़ो है यहाँ से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है, याद रखिएगा, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। वहीं लोथल और जो चन्हुदड़ो है ये दोनों से यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है। ठीक है, मनके बनाने का कारखाना। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, आप जो मैं बोल रहा हूँ उससे आप सुन के लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो कालीबंगन है राजस्थान के अंदर, इसका खोज पीछे मैंने बताया था कि अमलानंद घोष, बीवी लाल और बी के थापर ने किया था। तो यह सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम 9वां प्रश्न देख लेते हैं। ठीक, 9वां प्रश्न है, सॉरी 9वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्थान से घोड़े के अस्थि पंजर नहीं मिले? ठीक है, इससे पहले भी मैंने बताया था कि घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला था, तो सुरकोटदा बताया था। ठीक है ना, तो घोड़े का जहाँ से अस्थि पंजर मिला है तो मतलब घोड़े का अवशेष मिला है, वही बात है। तो यहाँ पे पूछा गया नहीं मिला है पूछा है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो आप चेक कर लीजिएगा मिला है पूछा है कि नहीं मिला है। ऐसे भी क्वेश्चन जो है कन्फ्यूज करता है। मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा, कालीबंगन या फिर लोथल, कहाँ से नहीं मिला है आपसे ये पूछा गया है। देखिए, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि घोड़े का अवशेष या फिर घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं। तो सुरकोटदा, कालीबंगन और लोथल, इन तीनों स्थानों से आपको घोड़े के अवशेष मिलेंगे। इस चीज़ को आपको याद रखना है। कहाँ कहाँ? सुरकोटदा, कालीबंगन
और लोथल। मोहनजोदड़ो से कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लेते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार मिला है, ठीक है, और ये जो स्नानागार है संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है। ये स्नानागार का जो स्नान कुंड है, ठीक है, स्नान कुंड है, इसका एक एग्जाम में इसका क्या बोलते हैं डायमेंशन भी पूछ लिया गया था। तो ये 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है, ठीक है। याद रखिएगा, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये गहराई, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको भी याद रखना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो स्नानागार मिला है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है, सबसे बड़ी इमारत माना जाता है इसका, जिसका डायमेंशन मैं बता दिया। 10वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त पशुपतिनाथ की मूर्ति में कौन सी पशु शामिल नहीं है। देखिए यहाँ से जो सिंधु सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, कहाँ बोल रहा हूँ, मोहनजोदड़ो, इस मोहनजोदड़ो से एक पशुपतिनाथ की एक मूर्ति मिली है। इस मूर्ति के चारों ओर 4 पशुओं को, ठीक है, 4 पशुओं की आकृति लगी हुई है। तो वो पूछा यही गया कि कौन सी आकृति 4 पशुओं में शामिल नहीं है, हाथी, गेंडा, गाय या फिर चीता, कौन सा शामिल नहीं है आपसे पूछा गया है। इसका आंसर आई थिंक पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो गाय है, ये चारों पशु में गाय शामिल नहीं है, ठीक है। हाथी है, गेंडा है, चीता है और एक है भैंसा, ठीक है, एक है भैंसा। ये 4 पशु जो है शामिल है मूर्ति के चारों, ठीक है। तो ये 10 प्रश्न हमारे हो गए। 10 में किसका कितना सही हुआ कमेंट करें सब लोग, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है कि हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु के अंकन मिलते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से जो मोहर मिलते हैं तो उस पर किसी एक विशेष प्रकार के पशु का उस पर चित्रण मिलता है, उसका अंकन मिलता है। वो कौन सा है, कौन से पशु है, चीता, हाथी, गेंडा या फिर श्रृंगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको आंसर याद हो गया होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगी पशु। श्रृंगी पशु का अंकन जो है उस मोहर के ऊपर मिलता है। देखिए हड़प्पा से एक आयताकार मुहर भी मिला है, ठीक है, यहाँ से एक आयताकार मुहर एक और मिला है, जिसके ऊपर एक प्रतिमा बनी हुई है, जिसमें क्या है कि स्त्री के गर्भ से, ठीक है, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ एक अंकन किया गया, ठीक है। तो एक यहाँ पे ऐसा प्रतिमा बना हुआ है, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ, वो आयताकार मुहर के ऊपर इसकी भी आकृति देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान करना है। एक साइड में इधर आपको कोई विशेष हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल दिया है और राइट साइड में उस वहाँ से मिले हुए कुछ प्रतिमा या फिर जो वहाँ से क्या मिला है आपको वो बताना है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि सुमेलित असुमेलित कौन सा है आपको वो बताना है। बनमाली मिट्टी के हल, लोथल चावल के प्रथम साक्ष्य, अग्निकुंड, सॉरी रोपड़ इधर होना चाहिए, अग्निकुंड इधर होना चाहिए, थोड़ा सा उलटफेर हो गया टाइप करने में, तो आप देख लीजिएगा। चौथा हड़प्पा शवों को दफनाना। इसमें से कौन सा जो है सुमेलित है, ठीक है, असुमेलित, सॉरी कौन सा इसमें असुमेलित है आपको ये पता करना। देखिए जो बनमाली है वहाँ से मिट्टी के हल मिले हैं तो ये बिल्कुल सुमेलित है, ठीक है। दूसरा है लोथल से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए अगर पूछ दे कि चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है तो लोथल से मिला है, लेकिन अगर पूछ दे आपसे ये क्या पूछे कि चावल के दाना कहाँ से मिले, चावल के दाना, तो ये 2 स्थानों का नाम याद रखना है। हालांकि चावल का साक्ष्य है तो है ही, तो लोथल तो है ही, ठीक है। लोथल के साथ साथ रंगपुर, ये दोनों नाम को याद रखिएगा। लोथल और रंगपुर दोनों से चावल के दाने का साक्ष्य मिला, लेकिन पहली बार साक्ष्य कहाँ से मिला था तो वो लोथल से मिला था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा जो है वही हमारा असुमेलित है। अग्निकुंड जो है रोपड़ से नहीं मिला है, ठीक है। तो अग्निकुंड मिला कहाँ से है तो लोथल और कालीबंगन से, ठीक है। तो मैं इसको काट के मैं लिख देता हूँ, अग्निकुंड कहाँ कहाँ से मिला है तो लोथल प्लस कालीबंगन, इन दोनों स्थानों से अग्निकुंड देखने को, यहाँ का अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। और बाकी ये भी बिल्कुल सही है कि हड़प्पा में शवों को दफनाना मिला है। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें शवों को दफनाने का भी साक्ष्य मिलता है और शवों को जलाने का भी साक्ष्य मिलता है। तो हड़प्पा के अंदर शवों को दफनाया जाता था, ये बिल्कुल राइट है, लेकिन मोहनजोदड़ो में, ठीक है,
मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है। 12 प्रश्न हो गए हमारे। अब हम 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करें। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। लोथल नगर के घरों में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल धान और गेहूं थी। चौथा है सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। इसमें से कौन सा जो कथन है वो क्या है, असत्य है, कौन सा विकल्प असत्य है, आपको ये बताना है। देखिए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, ये बिल्कुल सही है। इसमें इस लिपि में क्या होता था, जो सिंधु घाटी की जो लिपि थी जो कि भाव चित्रात्मक थी, इसमें जैसे जो पहली लाइन जब लिखी जाती थी तो वो दायां से बायां की ओर लिखी जाती थी, इधर से इधर लिखी जाती थी। ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है, सॉरी, ये राइट और ये लेफ्ट, तो दायां से बायां की ओर लिखा जाता था, ठीक है। पहली लाइन में राइट टू लेफ्ट। लेकिन जैसे ही दूसरी लाइन, अगर कोई मान लो लेख है जो एक से अधिक लाइन में है, तो पहली लाइन में राइट टू लेफ्ट लिखा गया है, लेकिन जब दूसरी लाइन होगी तो उसमें हम लेफ्ट से राइट शुरू कर देंगे। तो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ठीक है, ये ऑर्डर याद रखिएगा। दूसरा है लोथल नगर के घरों में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ये भी सही है। देखिए, सामान्यतः जो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हैं उसमें जो दरवाजे होते थे मुख्य सड़क के पीछे खिलते थे, पीछे की ओर, ठीक है। अगर मान लो ये मुख्य सड़क है, यहाँ पे अगर ये घर है तो उनके दरवाजा यहाँ पे नहीं होते थे, ठीक है। इसके पीछे की जो दीवार होती थी, उधर खिड़की हो गया, दरवाजा हो गया, सब उधर की ओर फेस करता था, इधर नहीं करता था। लेकिन लोथल एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है जिसके दरवाजा इधर जो मुख्य सड़क होती थी उधर होता था। जैसे लोथल का अगर है तो ये सामने होता था, ठीक। किसी और नगर का है तो मुख्य दरवाजे से पीछे की ओर खिड़की और दरवाजे खुलते थे। इस चीज को याद रखिएगा, तो ये कथन भी सही है। तीसरा है सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल धान और गेहूं थी, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि वहां पे धान का साक्ष्य नहीं मिलता है, गेहूं और जौ का साक्ष्य मिलता है, ठीक है, गेहूं और जौ। चौथा, सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, ये भी राइट है। तो असत्य क्या था? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है इतना? चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। 14वां प्रश्न, सुमेलित विकल्प है। यहाँ पे सुमेलित विकल्प पता करना। इधर हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल है और उससे संबंधित नदी है कि और कौन से नदी के किनारे हैं, तो सुमेलित विकल्प को पता करना है, ठीक है। मतलब 4 में से 1 सुमेलित होगा, 3 असुमेलित होगा। चलिए, हड़प्पा क्या सिंधु नदी के किनारे है क्या? कालीबंगन क्या घग्गर नदी के किनारे है? रंगपुर क्या भोगवा नदी के किनारे है? और रोपड़ क्या शादी कौर नदी के किनारे है? तो यहाँ पे जो बी है कि कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है, ये वाला बिल्कुल सुमेलित है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी बात आ गया हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है, ठीक है। हड़प्पा कहाँ? रावी नदी के तट पर है। इसको हरा से याद रखिएगा, हरा, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर की अगर स्थलों की बात करें तो एक मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु की नदी, इसको मोसी से याद रखिएगा, सी और ये मोसी, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो हो गया। इसके बाद चनहुदड़ो जो है, ठीक है, चनहुदड़ो ये भी कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर, ये मोसी चसी, ठीक है। और एक याद रखिएगा कोटदीजी, ये तीनों के तीनों जो हड़प्पा स्थल हैं या सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है वो सिंधु नदी के तट पर हैं, ठीक है। घग्गर नदी के किनारे कौन है? कालीबंगन हो गया। रंगपुर जो है ये आपको मिलेगा मादर नदी के तट पर। कहाँ मिलेगा? मादर नदी के तट पर। इसको रमा से याद रखिएगा, रमा, ठीक है। रंगपुर मादर नदी के तट पर है। भोगवा नदी के तट पर आपको लोथल मिलेगा, ठीक है। इसको आप लोभो से याद रखिएगा, लोभो, ठीक है। रोपड़ आपको कहाँ मिलेगा? रोपड़ आपको सतलज नदी के तट पर मिलेगा, ठीक है। शादी कौर ये जो नदी है, ठीक है, शादी कौर क्या है? एक नदी है और इसके तट पर एक स्थल मिलेगा जिसका नाम है सोतकाह। क्या है? सोतकाह, ठीक है। तो ये सभी स्थलों का नाम और इससे संबंधित नदी को भी आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न अब का। 15वां प्रश्न है कि सिंधु काल में सीसा का आयात कहाँ से किया जाता था? देखिए, सिंधु सभ्यता के समय व्यापार भी, विदेशों से व्यापार भी किया जाता था, ठीक है। तो ये सीसा का आयात कहाँ से करते थे सिंधु घाटी के लोग? अफगानिस्तान से, मेसोपोटामिया से, सौराष्ट्र या फिर ईरान, कहाँ से करते थे? ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है। सीसा का आयात कहाँ से करते थे? ईरान से करते थे, ठीक है। सीसा के साथ साथ कुछ और भी, जैसे सोना, चांदी, टीन का भी आयात किया जाता था। सोना, चांदी, टीन, ठीक है, याद रखिएगा। सीसा को विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि सीसा एकमात्र ऐसा है जिसको ईरान से ही आयात किया जाता था। अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो यहां से भी सोना, चांदी और टीन अफगानिस्तान से भी मिल जाता था। मेसोपोटामिया से एकमात्र मिलता था लाजावर्त, ठीक है, लाजवर्त, ठीक है, मेसोपोटामिया से। सौराष्ट्र से याद रखिएगा गोमेद, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है कहाँ से क्या लाया जाता है। एक चीज़ तांबा के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तांबा, ये वाला क्वेश्चन अभी भी वर्तमान में पूछा है। तांबा एक राजस्थान में जगह है खेतड़ी, ठीक है, तो तांबा का आयात वहाँ से भी खेतड़ी से किया जाता था। बलूचिस्तान से भी, ठीक है, बलूचिस्तान और ओमान, इन तीनों स्थानों से तांबे की आयात किया जाता था, ठीक है। अब है 16वां प्रश्न कि सिंधु सभ्यता में किस प्रथा का प्रचलन का साक्ष्य नहीं मिलता? सती प्रथा, पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति प्रथा या फिर अग्नि पूजा की प्रथा। तो यहाँ पे ये तीनों की साक्ष्य तो मिलता था, लेकिन सती प्रथा का साक्ष्य बिल्कुल नहीं मिलता था, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन एक चीज आप याद रख सकते हैं, चलिए आगे बताऊंगा नेक्स्ट में। चलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सती प्रथा। अब हम 17वां प्रश्न की ओर बढ़ गए। 17वां प्रश्न है कि किन्हें विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है? ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी थी, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जो बहुत दूर इलाके में फैला हुआ था। हमने देखा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, पहले प्रश्न में ही देखा था। तो एक थे, नाम याद रखिएगा, स्टुअर्ट पिगट, ठीक है, स्टुअर्ट पिगट। इन्होंने कहा था किन्हीं दो ऐसे राजधानी, किन्हीं ऐसे दो स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जिसको जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी थी। कौन कौन सा है? लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, रंगपुर, धौलावीरा या फिर बनमाली। किसे? आपको ये बताना है, ठीक है। तो स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इस विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था, ठीक है, याद रखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा था। देखिए, ये जो लोथल और कालीबंगन है ना, यहाँ से युग्म मतलब जोड़ों की, ठीक है, युग्म समाधियां मिली हुई है यहाँ से, ठीक है, युग्म समाधियां मतलब जोड़े में दफनाया हुआ यहाँ से साक्ष्य मिला है। कहाँ से? लोथल और कालीबंगन से। तो जितना भी मैंने साक्ष्य के बारे में बता रहा वो सबको आपको याद करना है, नोट डाउन करना है, ट्रिक बना के याद रखिए। 18वां प्रश्न है कि असत्य कथन क्या है? असत्य पूछ रहा हूँ ना। यातायात के लिए मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में असत्य कथन क्या है वो पूछा गया। यातायात के लिए 2 पहिए और 4 पहिए के बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। दूसरा है, धरती को उर्वरा की देवी मानकर पूजा करते थे। सैंधव समाज एक मातृसत्तात्मक थी। और चौथा, सैंधववासी रेशम के कपड़े का प्रयोग करते थे। इसमें असत्य कथन पहचानना है। तो इसमें पहला सत्य है, बिल्कुल, वो 2 पहिए 4 पहिए बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे और धरती को उर्वरा की देवी मानकर पूजा भी करते थे। और सैंधव समाज जनरली मातृसत्तात्मक ही थी, ऐसा माना जाता है संभवतः। और ये जो ऑप्शन नंबर डी है कि सैंधववासी रेशम के कपड़े पहनते थे, वो गलत है। रेशम के कपड़े की जगह वो सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे, ठीक है, सूती और ऊनी कपड़ों का ये प्रयोग करते थे, ठीक है। तो 18 प्रश्न हमारे हो गए। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल पाकिस्तान में नहीं है? ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, चन्हुदड़ो, इसमें से कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में नहीं है? ठीक है, इसका आंसर आई थिंक आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, रोपड़। ठीक है, ये रोपड़ जो है हमारे भारत में है। कौन से राज्य में? तो भारत के पंजाब राज्य है। और हमको पता है ये सतलज नदी के तट पर रोपड़ जो है स्थित है। और अगर पंजाब, ठीक है, कहाँ हो गया? पंजाब के अंदर रोपड़ है, किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। ठीक है, ये जो हड़प्पा है इसको मैंने अभी याद कराया था हरा से। ठीक है, हड़प्पा को हरा से याद रखिए कि रावी नदी के तट पर है। और ये आपको जो पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, ठीक है, भारत का नहीं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसमें साहिवाल जिले में मिलेगा। ठीक है, साहिवाल जिले में ये हमारा हड़प्पा है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो जो है ये भी आपको पाकिस्तान के अंदर मिलेगा, सिंधु नदी के तट पर मिलेगा। और पाकिस्तान का सिंध प्रांत,
ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जो लरकाना जिला है उस जिले के अंदर आपको मोहनजोदड़ो मिलेगा। ये चन्हुदड़ो भी कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है, सिंधु नदी के तट पर है। और पाकिस्तान का जो नवाब शाह जिला है, ठीक है, नवाब शाह जिला, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा, कहीं ना कहीं कैसे भी क्वेश्चन कंफ्यूज करके आपसे पूछा जा सकता है। आज का हमारा 20वां और आखिरी प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के बारे में असत्य कथन है। कौन सा कथन जो है सिंधु सभ्यता के बारे में असत्य है? पशुओं में कुबड़ वाला सांड विशेष पूजनीय था। सिंधु घाटी के नगरों में अनेक मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन थी। इसमें से कौन सा असत्य है आपको ये बता देना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी में पूजा होता था, शिव पूजा होता था, वृक्षों की पूजा होती थी, मातृदेवी की पूजा होती थी, लेकिन वहाँ पर किसी तरह के मंदिरों का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, सिंधु घाटी में अनेक मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, ये वाला हमारा असत्य है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ए सी डी जो है बिल्कुल सत्य है। ठीक है, कुछ और नोट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है, वो तलवार के बारे में परिचित नहीं थे, याद रखिएगा। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सर्वाधिक उपासना, ठीक है, सबसे अधिक जो पूजा करते थे, उपासना करते थे, वो मातृदेवी का करते थे। अभी मैंने जस्ट थोड़ा देर पहले बताया, किसकी? मातृदेवी की करते थे। और याद रखिएगा कि मनोरंजन के तौर पर ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़वाना, चौपड़ खेलना, ठीक है, पासा खेलना, ये सब मनोरंजन के लिए यूज़ करते थे। देखिए, एक चीज़ और एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि जो पकी हुई मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, पकी हुई मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको टेराकोटा कहा जाता है, टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। अगर ये 20 प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़े होंगे और इस टेस्ट को लगाए होंगे अगर पहले पढ़ के, तो आपका पता चल गया होगा कि 20 में से आपका कितना सही हुआ। तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर मेरा 20 में से इतना सही हुआ, और ख़ुद को भी यहाँ पे आप एनालाइज कर पाए होंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो के अंदर ही इसी तरह टॉपिक वाइज हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करेंगे और हमारा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, MCQ के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।